कि हमारा आगे चल कर के जब भी कोई सरकार का गठन, क्योंकि मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, जो हालात जो चल रहे हैं 2026 मोदी जी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 2026 के अंदर ही अंदर जो है ये सरकार निश्चित रूप से गिरने वाली है। जैसे करेगा तीसरी बार आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया। अरे सर, आप तो बहुमत में है ही नहीं, आपके पास 240 सीटें हैं। और सबसे चक्रवर्ती साहब, ये आकाशवाणी कब हुई? हम सुनने में थोड़ा सा चूक गए। कहाँ हुई थी? आसमान से कहाँ से आई थी? मैं हालात बता रहा हूँ, आकाशवाणी की बात नहीं है। नहीं, अरे आप भविष्य वक्ता हैं, इस वक्त आप कह रहे हैं 26 नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अभी आपने भविष्य वक्ता की थी कि आसाम में फिर से बीजेपी की हैट्रिक होगी, अभी ये होगा। नहीं, मैंने तो प्रधानमंत्री के कैंपेनिंग के स्टेटमेंट की बात की थी। आपने पूरी बात नहीं सुनी संजय चक्रवर्ती जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। कांग्रेस मार्केट में नहीं है, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने पूरी बात नहीं सुनी। अपने हिसाब से चुनना बंद करिए। एक तो या तो पूरी बात सुना करिए, और अगर पूरी बात के सही मायने नहीं निकालने आते हैं तो फिर चक्रवर्ती जी पूछ लिया करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से पिक एंड चूज पॉलिसी यहाँ पर मत चलाइए। नहीं, जो आप बंगाल में करते हैं वो यहाँ पर बैठकर इधर चर्चा में दहाड़ में मत करिए। बिल्कुल नहीं, दहाड़ में इसलिए मैं आना तो नहीं चाहता। अब सर वो एक अलग बात है, फिर भी आप बैठे हैं, फिर भी चक्रवर्ती साहब आप बैठे हैं। आज फिर कहाँ जाना प्रेफर करते हैं चक्रवर्ती साहब? चलिए सब छोड़कर इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मैं किसी और वजह से बैठा हूँ, वरना मैं बैठने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने तो आप चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते ना? आप चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहते? चर्चा का हिस्सा बनने के लिए ही बैठा हुआ। तो फिर चर्चा का ही हिस्सा बनिए। तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं पॉलिसी और मत आप अपनी बात को सही ठहराने की पिक एंड चूज पॉलिसी मत रखिए। जिस तरीके से जो मैंने सवाल पूछा उस सवाल पर रहकर भविष्यवाणी करने से बचिए। मुझे टीएमसी का स्टांस बताइए कि असम में क्या है, अलायंस के साथ कैसे है, कैसे नहीं। जो सवाल पूछा उस पर बात करिए ना चक्रवर्ती जी। भविष्यवाणी हो सकती है, चक्रवर्ती साहब 2047 तक की चक्रवर्ती साहब अभी असम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र में सरकार बचेगी गिरेगी, वो मुद्दे का आधार नहीं है, वो मुद्दे का हिस्सा नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी है? आपने मेरी बात उम्मीद करती हूँ सुन ली होगी। वापस मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रहता है। चक्रवर्ती साहब समझिए इस बात को। अब आ जाइए मुद्दे पर। मेरी आवाज आ रही है आप तक संजय चक्रवर्ती जी? हेलो, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी की आवाज को जरा एक बार करेक्ट करेंगे। रमनीश वत्स साहब, मैं आपके पास आ जाती हूं। मोदी फैक्टर, मोदी की तरफ से अग्रेसिव कैंपेनिंग, पीएम की तरफ से विकास को आधार बताकर कैसे ये स्टेट बीते कुछ समय में बेहतर हुआ है, घुसपैठियों का जिक्र करके, क्या मोदी डोमिनेंस आसाम में हैट्रिक के तौर पर आपको नजर आता है? और बाकी पार्टीज की पोजीशनिंग आप असम चुनाव में क्या देखते हैं? सबसे पहली बात है पूर्णिमा जी, आज प्रधानमंत्री जी को भी मैंने सुना और कांग्रेस के तमाम नेता जो चुनावी दौरे पे निकले हैं सबको मैं सुन रहा हूँ। लेकिन एक प्रश्न है हमारा कि 50 साल लगभग असम में की सत्ता में कांग्रेस पार्टी रहती है, उसके बावजूद भी सीट के लाले पड़ गए। इसके 2021 की बात करें 29 सीट, इसके पहले 2016 में 26 सीट। यदि 50 साल की सत्ता में यदि कांग्रेस पार्टी रही है तो उसने तो बहुत सारे विकास के आयाम छोड़े होंगे। आखिर कांग्रेस के तो ऐसे बहुत सारे देवदूत तो स्वर्ग से अवतरण हुआ ही था, और धरती पे भी स्वर्ग अवतरित होने का स्वांग रचने का प्रयास तो ये लोग करते ही हैं बीच बीच में। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप IMDT एक्ट एक लेकर के आते हैं, वो लागू भी नहीं होता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट जो उसको खारिज भी कर देती है कि IMDT एक्ट जो कि कहा गया था कि 1971 के बाद जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे, मुसलमान होंगे, उसको बाहर किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर बात करते हैं कि एक्स CM ने खुद माना था, तरुण गोगोई ने, कि असम में देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ही लाखों की संख्या में है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठी का लालन पालन कब तक रहेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने जो प्रहार किया, चोट किया, मैं पूछना चाहता हूं आखिर 50 साल की सत्ता में रहने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप क्यों नहीं हुए?
मैं पूछना चाहता हूं वहां पे रोड क्यों नहीं बने, मैं पूछना चाहता हूं हाईवेज वहां पे क्यों नहीं बने, मैं पूछना चाहता हूं आज देखिए कि स्लीपर जो ट्रेन वंदे भारत की चली वो असम से निकली, तो ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर के आना चाहिए था। जो कांग्रेस की सत्ता में जो जितने भी लोग थे वो क्यों नहीं लेकर के आए। पहले सुन मैं लीजिए, पूछना चाहता हूं, मैं आज जो कि हेमंता विश्व शर्मा एविक्शन ड्राइव के माध्यम से लेकर के आए, आज बांग्लादेशी घुसपैठी अवैध घुसपैठियों के लिए बॉर्डर पुलिस एक्शन जिस तरह से काम कर रहा है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर असम में कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट जो लेकर के आए उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जानी जाती है जो कि 1983 में 1800 लोग मारे गए, वहां पे उनकी मौत हो गई दंगों के माध्यम से। 1993 की बात करें, 2012 की बात करें, तरुण गोगोई के समय की बात करें, कभी सैकड़ों वहां पे जानमाल की नुकसान हुआ। आखिर कौन जिम्मेदार होगा? अपने आप को कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, कांग्रेस पार्टी आज सत्ता विहीन क्यों हो गई है राज्यों से? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि उनकी नीतियों का विफलता, उनकी नैतिकताओं का पतन जिस तरह से लगातार होता रहा। और यहाँ पे तमाम जो भी प्रवक्ता के रूप में बैठे रहते हैं, आज उनके पास पूछे कि पॉलिसी क्या है, आज उनसे पूछे कि आप विकास के मापदंड क्या लेकर के आए हैं, उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। आप जब भी बात आती है घुसपैठ की आप छाती पीटने लगते हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी को दर्द बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्यों होता है? क्योंकि बांग्लादेश बगल में नाराज हो जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान आपसे नाराज हो जाएंगे। ये डर कब तक सताए रहेगा? और ये डर जो है ना अच्छा लगता है, ये डर वाकई में अच्छा लगता है कांग्रेस। और जब तक ये डर बना रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता से विहीन होती रहेगी और सत्ता में कभी नहीं है। रमनीश जी समझ गए। तस्दिका जी एक बात बताते हुए मैं जरा संजीव कौशिक जी के पास जा रही हूं और माफी के साथ मैं आपको ये बता रही हूं, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की कि आप साथ साथ बोलेंगी तो आप क्या बोल रही हैं वो सुनाई नहीं पड़ेगा। आप सुन लीजिए उनको और उसके बाद आप बोलिए तो कोई समस्या नहीं है, ताकि जो आप कह रही हैं वो भी सुनाई पड़े। मुझे पता है, बस इसीलिए मैं बता रही हूं। तो आप रुक जाइए अपने समय में, फिर आप बोलिए तो मुझे भी सुनने में आसानी होगी, व्यूअर्स भी आपको सुन पाएंगे। कौशिक साहब आपके पास आ जाती हूं। पिछले कुछ चुनावों में, राज्यों के चुनावों में खासतौर पर हमने देखा कि बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर ऑन ग्राउंड नहीं नजर आया। कई जगह सरकार रिपीट पर और जनता उबाऊ महसूस नहीं कर रही है उस सरकार से। यहां पर भी असम में प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक की बात करते हैं। अब दो सवाल उठते हैं कि क्या विपक्ष कमजोर है इसीलिए वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, या बीजेपी ने जो अपना विकास ड्रिवन एजेंडा रखा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी सारी चीजों को बेहतर करने की कवायद एक डबल इंजन सरकार के तौर पर होती है, उससे जनता ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा विकास के पथ पर बढ़ती हुई अपने आप को सिक्योर महसूस करती है, इसीलिए चुनाव करती है। पूर्णिमा आपके दो सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब पहले देते हैं। ये कोई तर्क नहीं है कि कोई सरकार यदि 40 सालों से 50 सालों से किसी स्टेट में हो, 126 यदि विधानसभा सीट हो, तो आप 26 पर कैसे सिमट गए? तो देश के प्रधानमंत्री 10 सालों में फिर 60 सीटें कैसे उनकी घट गई? इसका कौन जवाब देगा? तो ये राजनीति में अप एंड डाउन चलता रहता है, ये कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को देखे असम के चाय बागानों में घूमते हुए तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उन चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बारे में वो कितना रिसर्च करते हैं और कितना जानते हैं, कितना संजीदगी के साथ उससे जुड़ते हैं। फोटो ठीक है, वो प्रधानमंत्री है, जाहिर सी बात है, जो उसके साथ साथ घूस रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, उसकी अपनी एक छवि बन रही है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस असम के चाय बागानों में काम करने वाले जो गिरमिटिया, जिसको ब्रिटिश काल से वो रहते हैं, वो और आदिवासी और अनुसूचित जाति वाले जो लोग हैं, 280 रुपये रोजाना पर वो कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास रहने के लिए अपना एक अदद घर तक नहीं, छत तक नहीं है। वो दूसरे किसी के जमीन पे